सही पढ़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर रवि कुमार दुबे और आनंद वर्धन जी हैं और हम इनसे पिछले 1 हफ्ते में हमारे देश की राजनीति में जो घटनाएँ घटी, उन पर बातचीत करेंगे। आनंद सर नमस्कार, पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगा। बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल फिर से देखने को मिल रही है। कुछ लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार गिर भी सकती है। क्योंकि उनके कई सारे विधायक गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं और मांझी भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ किस तरह की परिस्थिति बन रही है और उससे कुल मिलाकर बिहार और देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? नमस्कार कमल जी और अभय भाई। मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ जो बिहार में अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कल सरकार गिरेगी। कल सरकार को जैसे भी ये इनके इन प्रकरण उनकी कल सरकार तो सी थ्रू मतलब वोट ऑन जो उनका वोट है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो पूरा कर लेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कल श्रवण कुमार के घर पे जिस तरह से खाना भोज था दिन का लंच था और नीतीश कुमार जी का ये व्यवहार कोई ऐसा अप्रत्याशित नहीं है, उनका इस तरह का व्यवहार होता है। और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जी को भी धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि जैसे वो ठग लिए गए हैं। आप कभी-कभी जाइए कहीं बार्गेनिंग जहाँ पे होती है, तो बाद में आपको लगता है कि इससे कम भी हो सकता था और खरीदने वाले को लगता है कि अब इससे ज़्यादा कुछ इस तरह का मामला नीतीश कुमार के उसमें भी हुआ है। अब हो क्या गया है कि आज की तारीख में आप नेता कहने को तो होते हैं और किसी भी पार्टी में, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, अगर नेता का इतना होल्ड हो या पार्टी का इतना होल्ड एमएलए पे हो, तो वो फिर बाड़बंदी क्यों करता है? फिर वो उनको ले जाके कभी गुवाहाटी और कभी हैदराबाद और कभी गोवा क्यों घुमाता है? तो मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अब थोड़े बहुत एमएलएज़ जो हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, इनका अपना भी कुछ से होती हो सकता है मुँह पे ना बोलें और जितना हम सब हम मैंने भी बात की, मैं अभी बिहार गया भी था। जो सेंस वहाँ पे है कि एक बड़े पक्ष को नीतीश जी का ये जो निर्णय है वो उससे बहुत उत्साहित नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि हर नेता का देखिए हर एक का सेल्फिश वो है कि अगली बार शायद उसको चुनाव जीतने में मुश्किल होगी। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी ने कुछ ऐसा अभी तक उनको दिया भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं अब हालाँकि अब लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि बीजेपी अपनी 17 सीट में से भी काट के देगी, लेकिन वो बीजेपी बिल्कुल नहीं काटेगी। बीजेपी के 17 एमपी हैं, वो 17 रहेंगे। नीतीश जी के 16 एमपी जो जेडीयू के 16 एमपी थे, उसी में से नीतीश जी का कम-ज्यादा कुछ हो सकता है, 2-4 कम भी हो सकता है, नहीं तो अगर 16 मिल जाएँ, तो नीतीश जी को ये समझना चाहिए कि बड़ी वो मिल गई। अब वहाँ पे एक दिक्कत और हो रही है कि जो एक फैक्शन चिराग पासवान का केवल काम एक इरिटेंट है। ये आप बहुत जगह खिलाड़ियों को मैं भी देखते हूँ, मैच में भी देखते होंगे कि एक काम एक 1-2 खिलाड़ी का काम केवल ये होता है कि बल्लेबाज को तंग करते रहो। अ, कंसंट्रेशन तो उसका गड़बड़ होता ही है। तो चिराग पासवान की हो सकता है ज़मीनी पकड़ बहुत ना हो, लेकिन एक पक्ष को अगर चिराग पासवान कहते हैं कि मैं उन सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट लड़ाऊँगा, उम्मीदवार करूँगा अब अपने को वो एलजेपी ही मानते हैं, जहाँ से जनता दल यू लड़ेगा। तो अगर इतने फ़ोकस्ड हैं वो और अमित शाह की तरफ से या बीजेपी की तरफ से एक बार भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि नहीं, नहीं भाई ये गलत है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। बल्कि उनको तो अलग से अमित शाह चाय पे बुला रहे हैं। उनको अलग से जेपी नड्डा साहब के उसी जहाज में बैठा के भेजा जा रहा है कि भाई तुम भी जाओ और वो अटेंड करो। तो वो नीतीश कुमार को शायद शब्द वो अच्छा नहीं है लेकिन उनको कंट्रोल में करने के लिए और उनको उनकी जगह बताने के लिए कि आपकी जगह ये है। अब आप अमित शाह और मोदी जी से बहुत बात-वात करने के चक्कर में मत रहिए। आप अपना नड्डा जी और इन्हीं सब में घूमते-फिरते रहिए। तो नीतीश जी को कहीं न कहीं ज़रूर लग रहा है कि उनसे ऐसा मुझे लगता है कि उनसे गलती हो गई है। लेकिन अब इतनी जल्दी अगर मान लीजिए वो आना भी चाहे, जैसा प्रशांत किशोर कहते हैं, अभय भाई साहब ने भी पिछली बार कहा था कि वो आएँगे ज़रूर। लेकिन मेरे ख्याल में इधर इंडिया अलायंस की भी खींचा-लेदर हो जाएगी। अगर वो फिर से कोई इस तरह का व्यक्ति आए और वो कहे कि हम आना चाहते हैं, वो तो संभव नहीं है। लेकिन बिहार में अच्छा दूसरा एक असर पड़ा है बिहार में उसका भी, वो जो हेमंत सोरेन वाला वाकया हुआ है। क्योंकि इतना कंट्रास्ट है, हेमंत सोरेन के स्टेक्स ज़्यादा हैं, स्टेक्स ज़्यादा इन द सेंस कि जेएमएम कोई जेडीयू वाली पार्टी नहीं है। जेएमएम अपने आप भी सत्ता में आ सकती है, लेकिन चूँकि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, इसलिए वो शेयर कर रही है वहाँ पे पावर। हेमंत सोरेन ने जैसे इस प्रेशर को हैंडल किया,
उससे कंपैरिजन ये भी हो रहा है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं इस प्रेशर को, ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं था, यहाँ तो ईडी का समन था, उनके रोज ईडी जा रही थी। नीतीश कुमार के पास कोई इस तरह का नहीं है और अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई ऐसा कोई भी ऐसा कारण नहीं बताया गया है कि जिसको हम लोग, कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कर लूं, जिसको लेके मैं कहूं कि हाँ हाँ ये कारण बहुत ठीक था और इसकी वजह से जाना जरूरी था। वो अजीब अजीब अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में और इससे बीजेपी का भी थोड़ा बहुत फायदा नहीं हुआ है। अब बीजेपी 17 में कितनी सीट, मतलब 40 में कितनी सीटें जीतती है ये बहुत जल्दी है अभी कहना, लेकिन बीजेपी को कोई बहुत फायदा नहीं हुआ है। इंडिया अलायंस का नुकसान जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय ये अभी सर आपसे ये प्रश्न है कि आमतौर पर बीजेपी के नाकामियों की चर्चा कम से कम मुख्य धारा की मीडिया में काफ़ी कम होती है। तो झारखंड में वो पूरी तरीके से नाकाम रहे और बिहार के भी मामले में नज़र आ रहा है मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो इंडिया टुडे ग्रुप ने किया कि वहाँ पर वो पिछली सफलता को नहीं दोहरा पाएँगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से जो उन्होंने बिहार और झारखंड में प्रयोग करने की कोशिश की, उसमें उन्हें मात मिली ऐसा कहा जा सकता है? निराशाजनक प्रदर्शन रहा उनका? देखिए, झारखंड में तो पूरी तरीके से विफलता मिली। झारखंड की भारतीय जनता पार्टी की विफलता को मैं 100% मानता हूं, लेकिन बिहार में ये नहीं कह सकते कि उन्हें पूरी तरीके से विफलता मिली। बिहार में उन्होंने अपनी स्थिति कुछ सुधारी है। मैं आनंद जी की इस बात से सहमत हूं कि उन्हें अपेक्षित लाभ जो था वो शायद उन्हें नहीं मिला है। धीरे धीरे इस बात का एहसास और बढ़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना कुछ हासिल करना चाहती थी नीतीश कुमार से पलटी मरवा के, उतना वो हासिल नहीं कर पाई है। तो ये तो कुल खातिर जमा भारतीय जनता पार्टी का खाता है। अब प्रश्न आता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को लाभ हुआ है, नुकसान हुआ है, वो आज किस स्थिति में है? तो मैं भी ये समझता हूं कि कल उनको संभवतः विश्वास मत प्राप्त हो जाएगा, लेकिन विश्वास मत प्राप्त हो जाने के बाद भी उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। वो एक मजबूत जगह छोड़कर एक कमजोर जगह पे आए हैं अगर दोनों का मुकाबला किया जाए। अगर वो ठीक है, उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई कांग्रेस की वजह से, ये आरोप कांग्रेस पर लगाया जा सकता है और लगाया जाना चाहिए, लेकिन उन नीतीश कुमार की सारी ये जो राजनीति थी वो तो बिहार में सीमित थी ना। कोई तमिलनाडु में तो चुनाव लड़ना नहीं था, ना ही उन्हें कर्नाटक में चुनाव लड़ना था, ना ही उन्हें गुजरात में चुनाव लड़ना था, वो तो बिहार में ही चुनाव लड़ना था। तो बिहार में महागठबंधन की जो बाजी थी वो पूरी तरीके से सेट थी। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में होते तो आज महागठबंधन भाजपा और एनडीए से बहुत ज्यादा आगे होता। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा ने अपने कुछ आंतरिक सर्वे कराए थे जिनमें भाजपा को ये एहसास हुआ कि उसे नुकसान हो सकता है अगर वो नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ी, तो और उसकी भरपाई करने के लिए नीतीश कुमार को शामिल किया गया एनडीए में। मुझे लगता है कि वो नुकसान जितना समझा जाता है उससे कहीं ज्यादा था। क्योंकि वो नुकसान इससे कहीं ज्यादा था, इसीलिए अभी जो नीतीश कुमार के आने से उतनी भरपाई भाजपा की नहीं हो पाई है। भाई नीतीश कुमार को जहां तक मुझे याद पड़ता है पिछले चुनाव में 16% वोट मिले थे तकरीबन। जी जी। तो 16% वोटों में से पहले के मुकाबले उनका जनाधार और भी घटा है, उनकी ब्रांड वैल्यू भी घटी है, उनकी प्रतिष्ठा में भी गिरावट आई है नीतीश कुमार की। तो ऐसी स्थिति में पूरे 16% वोट तो उन्हें नहीं मिलेंगे, उससे भी उन्हें कम वोट मिलेंगे। तो उन्हें वोट माना जाता है कि आधे ही वोट मिलेंगे शायद पिछली बार से। तो ये भी भाजपा को विश्वास नहीं है कि ये पूरे आधे वोट उन्हें मिलेंगे कि मिलेंगे। अच्छा, दूसरे भाजपा को लगता है कि वो जो नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को एनडीए भाजपा के और एनडीए के अन्य मतदाताओं के वोट भी वो पिछली बार की तरह सफलतापूर्वक दिलवा पाएगी नहीं दिलवा पाएगी, इसका भी भाजपा को यकीन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार लगातार भाजपा इस असुरक्षा की शिकार रहेगी कि पता नहीं नीतीश कुमार के कितने लोग जीतेंगे, और नीतीश कुमार इस असुरक्षा के शिकार रहेंगे कि पता नहीं जेडीयू कब टूट जाए, वो अगले विधानसभा चुनाव तक टिक भी पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। तो इस तरह की कई स्थितियां हैं। अब एक स्थिति, एक फिर भी 10% या 5% चांस है ये कि कल अविश्वास प्रस्ताव न मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में या तो किसी और की सरकार बनेगी, तो भाजपा किसी और की सरकार तो बनने नहीं देगी। अगर बने तो उसी की बने, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो सारा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगा।
तो लेकिन उसमें भाजपा की बहुत ही हेठी होगी और नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर में तो बहुत ही बड़ा आघात लगेगा अगर उन्हें विश्वास मत नहीं प्राप्त हुआ तो। वो मुद्दतों बाद एक ऐसा समय होगा जब वो मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे। मैं एक चीज ऐड कर दूं अभय भाई साहब, मैं सिर्फ ऐड ये कर दूं कमल जी की देखिए वहां पे मुझे ऐसा है कि वहां पे आरजेडी भी बिल्कुल जल्दी में नहीं है। आरजेडी जिसको कहते हैं ना खाना बिल्कुल ठंडा करके खाना चाहती है। लालू या तेजस्वी की तरफ से एक बार भी ये प्रयास नहीं हुआ कि वह तोड़ के इधर आ जाए। ये लोग खुद ही टूट के लोग खुद ही संपर्क कर रहे हैं कि भाई मैं आ जाऊं। उनकी तरफ से एक बार भी प्रयास नहीं। एक दूसरा मुझे लगता है कि एक आदमी को शायद हम लोगों को बार बार इसलिए कहना चाहिए कि युवा उसमें अब तेजस्वी यादव ने तो अपने को दिखा दिया है कि इस समय देश की जितना युवा नेतृत्व है उसमें वो इन लोगों से ज्यादा मैच्योर और शायद इनसे ज्यादा धैर्यवान है। मैं एक अंतिम बात कह के मैं ऐसा कहूंगा, मुझे एक चीज और लग रही है, ये जो सरकारी मीडिया है इसने कह के हम लोगों की भी स्थिति ये कर दी है कि हम लोग अब कह रहे हैं कि अ, वहां पे जो ऑपरेशन कमल था वो झारखंड में सफल नहीं हो पाया। मतलब चोरी करने गए थे, चोर लोग थे, बजाय ये कहने की ये चोर अपना काम नहीं कर पाया, हम तो ये चोर है भाई, ये चोरी करने गए थे। कोई मतलब एक चुनी हुई सरकार को अगर आप तोड़ रहे हैं तो देश में नैरेटिव बन रहा है कि नहीं यहाँ पे निशिकांत दुबे का साहब काम नहीं कर पाए। अरे मतलब चोरों का सरदार वहां सफल नहीं हुआ। मीडिया को तो ये कहना चाहिए कि वो चोर गए थे, चोर अपना काम नहीं कर पाए, सिपाही मुस्तैदी से था, पहरेदार ने अपना काम नहीं करने दिया, पहरेदार की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जनरली मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी डिस्कशन में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो ऑपरेशन लोग सफल नहीं हो पाया। अरे चोर चोर चोरी नहीं कर पाया और आगे के लिए चोर को ये हुआ कि इससे नुकसान भी हो सकता है। हेमंत सोरेन ने जो करके दिखाया है। अब सर एक सवाल आपसे है कि जो जयंत चौधरी चले गए एनडीए के खेमे में, तो क्या यह एक ऐसी अद्भुत सफलता है जिसकी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अजेय अवस्था में आ गई? देखिए कल सी वोटर ने, संदीप चौधरी ने एबीपी चैनल के लिए और सी वोटर ने मिलकर एक सर्वेक्षण कराया जो कि राष्ट्रपति जो भारत रत्न बांटा है नरेंद्र मोदी ने, उसके राजनीतिक लाभ क्या होंगे इसके ऊपर था। तो चौधरी चरण सिंह को जो के बारे में जब आया नंबर, तो उसमें देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बहुत मामूली सी सफलता पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की जाट वोटरों में। अन्य जगहों पर तो कोई उसका प्रभाव है नहीं। मैंने भी बात की है, व्यक्तिगत रूप से भी बात की है लोगों से, हरियाणा में उसका कोई प्रभाव नहीं है। राजस्थान के जाटों ने चरण सिंह को कभी भी अपना नेता नहीं माना उस तरीके से। उत्तर प्रदेश के जाटों के ही नेता थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही जाटों के नेता थे, अगर बिरादरी के लिहाज से देखा जाए। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं समझता हूँ उनको ठीक दिया गया भारत रत्न। और दूसरी तरफ पंजाब के जाट सिख किसानों में चरण सिंह का कोई प्रभाव नहीं था, वो तो और इसी तरह कुल मिलाकर चरण सिंह का प्रभाव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर आप सामाजिक समुदाय के लिहाज से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। वहां भी वो सर्वे ये नहीं कहता था कि ऐसा कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों में कोई बड़ी लहर चल पड़ी है। मुझे क्या लगता है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अपनी जमीन साफ करने के लिए उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, क्योंकि वही एक जगह है जहां सीटें बाकी हैं। वही पिछली बार 63 सीटें थी, अब बची उसमें 17। भाजपा कहीं सीटें बढ़ा सकती है, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा सकती है सीटें। बाकी जगह तो सीटें, भाजपा के वोट बढ़ सकते हैं, सीटें तो बढ़ नहीं सकती। यूपी ही है जहां पर वोट भी बढ़ सकते हैं और सीटें भी बढ़ सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमाइजेशन, अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी किस तरह जीते, इसके जुगाड़ में वो लगी हुई है। तो जो जयंत चौधरी को मिलाया गया है इधर, उसके पीछे यही कारण है। भाजपा सोचती है अगर उत्तर प्रदेश में वो 75 और 80 के बीच में सीटें जीत सकती है, तो अगर किसी और जगह से सीटें कम होंगी तो उसकी वहां से भरपाई हो जाएगी। तो कुल मिला के वहां कोशिश इस तरह की है कि अपने सामने कोई चुनौती रहने ही ना दी जाए। जयंत चौधरी ने कल ये कहा कि 10 सालों में जो मोदी सरकार ने काम किया उसमें चौधरी चरण सिंह की झलक मिलती है। क्या इसे कुछ हद तक तथ्य पे आधारित कथन माना जा सकता है या फिर? ये तो बिल्कुल सफेद झूठ है।
और एक तरह की निर्लज्जता है। इसका क्या कहा जाए। पिछले 10 अभी चौधरी अभी यही जैन चौधरी जो है वो किसान आंदोलन हो रहा था तो इधर उधर भागे भागे घूम रहे थे, पुलिस वाले डंडे लेके इनके पीछे दौड़ा रहे थे टोल नाके के आगे, और सहारनपुर में इनके ऊपर लाठियां बरस रही थी। और अभी इस तरह की बात कर रहे हैं। यही जैन चौधरी है जिन्होंने बयान दिया था मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो कि पलट जाऊं। तो अब चवन्नी, अब खुद को अपने इन्होंने अपने आप को चवन्नी छाप नेता साबित किया। अब ये तो बहुत विडंबना है, जैन चौधरी का वहां चला जाना एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये ठीक है, उन्होंने उनकी शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें उनकी वाजिब भी हो सकती हैं। एक शिकायत उनकी ये है कि जो अखिलेश यादव ने उन्हें 7 सीटें दी थी, उनमें से कुछ सीटों पर अखिलेश का कहना था कि सीटें आपकी होंगी लेकिन उम्मीदवार हमारे खड़े होंगे। तो इस तरह के बंदोबस्त पार्टियां आपस में करती हैं, और खासतौर से वो पार्टियां करती हैं जिनके पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं होते। तो जिताऊ उम्मीदवारों वाली पार्टी उसको ज्यादा सीटें दे देती है और वहां पे अपने उम्मीदवार उनके टिकट पे, उनके निशान पे लड़वाती है। ऐसा कुछ होता है। अब पता नहीं इन दोनों के बीच में इस तरह का बंदोबस्त क्या था, लेकिन अगर इस तरह का बंदोबस्त था तो वो बंदोबस्त उससे असंतोष हुआ होगा, तो उस असंतोष को हल करना चाहिए था। जिसके खिलाफ वो पिछले लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, किसान आंदोलन के जमाने से लड़ रहे थे, वहां वो चले गए, और अब वो कहते हैं कि वो चौधरी चरण सिंह की उन्हें याद दिलाता है। ये तो बहुत ही निर्लजता है। आनंद सर, ये जो कहा जा रहा है कि किसान फिर से जुट रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, एक दिन पीछे उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन भी किया। फिर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली शायद 13 को आएंगे, फिर 16 को भारत बंद है। तो इस तरह की जो राजनीति आने वाले समय में हो रही है, क्या उससे सरकार मुश्किलों में पड़ सकती है, या फिर ये छोटी छोटी बाधाएं हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने कोई बड़ी समस्या नहीं, तो पैदा नहीं करेगी? हाँ कमल जी, मैं पहले थोड़ा मैं जी कमल जी थोड़ा जयंत जी की बात मैं भी कह दूं। मैं जो अभय जी कह रहे हैं मैं उस बात से 100% से ज्यादा सहमत हूँ। देखिए, मान लीजिए किसी एक आज की तारीख में जो पक्ष और विपक्ष यही कह रहा है ना, विपक्ष का जो सबसे मूल नारा है कि भाई इस देश का लोकतंत्र अगर फिर से भाजपा जीत जाएगी तो इस देश के संविधान को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ये मुख्य बात है। और इसी पे पिछले 5 साल से आप इस पे बात कर रहे थे। कुछ भी अखिलेश यादव से आपका झगड़ा हुआ, अखिलेश यादव आपको ठीक ट्रीट नहीं कर रहे थे, आपको बेटर ट्रीटमेंट चाहिए था, सारी चीजें ठीक है। सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते कि अखिलेश यादव इस तरह से कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं अपनी सारी सीटें लड़ाऊंगा। मैं फिर से एक बात कहूंगा, हम लोग जितना भी कह लें, लेकिन ममता बनर्जी ने तो एक स्टैंड ले लिया ना कि मैं अकेले लड़ूंगी। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि मैं अकेले लड़ूंगी, उनका स्टैंड है। आपने ये सब तो नहीं किया ना। आप अगर एक तरफ लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, और आज जो आदमी आप जो लाठी मार रहा था किसान को, जिसने 700 लोगों की शहादत हुई है, आप उनके साथ जाके खड़े हो गए हैं, तो ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं अभय भाई साहब, मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती है, एक समस्या और आने जा रही है अगर वो हो जाती है तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ अपेक्षा बहुत करना नाउमीदी ही रहेगी। जो चार्टर है भारत रत्न का, जो लिखित हम सब ने पढ़ा है, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, उसमें लिखा है कि 1 वर्ष में 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिया जा सकता। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लोग ले जा रहे हैं तो वहां पे हो जाता है 3 ही को दिया जाएगा, तो बाकी 2 किसको नहीं दिया जाएगा, ये कैसे तय होगा? उम्र से तय होगा, रंग से तय होगा, हाइट से तय होगा, जात से तय होगा, कोटा लगेगा, पहले आओ पहले पाओ होगा कि जैसे पहले 2 को मिल गया तो उनको ज्यादा टाइम है तो उनको हटा दो, लास्ट वाले 3 को रखो। इसमें तो मतलब अगर चरण सिंह को मान लीजिए एक बार फिर से इस वाले में हो गया कि नहीं नहीं लास्ट वाले को हटा दिया, तब तो छीछा लेकर इनकी और ज्यादा होने वाली है, सरकार की भी और जयंत चौधरी की भी। जी, आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे वैसे? नहीं, देखिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट इनको 5 भारत रत्न बांटने से रोक दे, लेकिन उसका जो राजनीतिक लाभ मिलना था या जो मिल सकता था वो तो सरकार ने अर्जित कर ही लिया। भाई सरकार ने अपनी मंशा तो जाहिर, सरकार ने उनको भारत रत्न तो भले ही न मिला हो, उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए तो वो दे ही देंगे, अगले साल दे देंगे उनको भारत रत्न। तो बात आपकी सही है, उससे सरकार की हेठी होगी, और जिन लोगों को भारत रत्न मिला है, जो बल्ले बल्ले अपनी कर रहे हैं, उनको भी कुछ लगेगा बुरा इस बात का। लेकिन भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के जरिए
जो अपनी तत्कालीन राजनीतिक जरूरतों का प्रबंधन करने का हथकंडा नरेंद्र मोदी ने निकाला है, इससे इस पुरस्कार की काफी हेठी हुई है। पुरस्कार का स्तर काफी गिरा है। अब तो कुछ समझदार लोग ये मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न के दायरे से राजनीतिक लोगों को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, कि राजनेताओं को ये पुरस्कार नहीं मिलेगा। जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो इन्होंने राष्ट्र निर्माण में और समाज में बड़ा योगदान दिया है, उनको आप पुरस्कार दीजिए। राजनीतिक लोगों को कोई देने का मतलब नहीं। राजनीतिक लोग तो खुद को पुरस्कार दे सकते हैं। अभी देखिए, एक देखिए, नरेंद्र मोदी को भी भारत रत्न मिलेगा। जिस तरह इंदिरा गांधी ने अपने आप को पुरस्कार दिया था, उससे नरेंद्र मोदी को भी भारत रत्न मिलेगा। तो ये सब जो है वो हो रहा है। इससे हर चीज से देश में लोकतंत्र में हर चीज का स्तर गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो गरिमा थी, गरिमा होती है एक चीज कमल जी, संयम और गरिमा, उसका ह्रास हुआ है। जी जी, मैं दूसरी बात, जो कमल जी आपका जो मूल प्रश्न था, ये जो अभी किसान घेरा डालो डेरा डालो की बात कर रहे हैं 13 तारीख से, वो पक्ष है किसानों का जिनको ऐसा लगा है कि इस सरकार ने उनको ठगा है, क्योंकि जिस समय किसान आंदोलन वापस हुआ था, उस समय एक लिखित सरकार की तरफ से दस्तावेज आया था और उसमें ये साफ-साफ कहा गया था कि एमएसपी जो है, उसकी कमेटी बना के हम इसको लागू करेंगे। उसपे कुछ काम नहीं हुआ और बाकी 2 पे भी कुछ काम नहीं हुआ। तो ये जो इस बार जो भी आंदोलन के लिए आ रहे हैं किसान, वो एक चीज़ तो तय है कि वो विपक्ष, मतलब पक्ष जो इस समय भाजपा का है, जो सरकार है, उसके विपक्ष में है बैठे। और ये अगर फरवरी में आ रहे हैं तो ये सोची-समझी रणनीति के तहत आ रहे हैं कि इनके यहाँ आने से चुनाव पे वे प्रभाव डालेंगे। ऐसा इनका मानना है। ये कह रहे हैं हम जाएँगे नहीं जब तक ये हो जाएगा। अब वो कितना सफल रहता है, कितना प्रभावशाली रहता है, लेकिन किसान का एक एक मुश्किल क्या है कि हो सकता है वो जंतर-मंतर तक नहीं आने दें। लेकिन किसान भी अब इतना समझ गए हैं कि अगर किसी भी आज भारत में दिल्ली से आने वाली सड़कों में किसी की सड़क पे अगर आदमी बैठ जा रहा है तो दिल्ली की को वो चोक कर दे रहा है। मेरे घर के कुछ लोगों को उस दिन नोएडा जाना था, तो उनको लगा मैं जाऊँगा कैसे? क्योंकि वो नोएडा वाला जो फ्लाईओवर, महामाया फ्लाईओवर था, वो उसपे धरना हो गया था। तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार किसान आ रहे हैं तो पक्का मन बना के आ रहे हैं, जानते हैं कि किससे लड़ाई है, जानते हैं कि किस लिए लड़ाई है, और ये राजनीतिक लोग नहीं है। मैं एक बात बार-बार कहूँगा, ये नहीं है कि मुझे यहाँ का टिकट मिल गया तो किसान वापस चले जाएँगे। ये अपनी समस्या लेके आ रहे हैं और समस्या का समाधान चाहते हैं। अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड ये है कि बीजेपी ने किसी समस्या का समाधान नहीं किया, उसको टाला ज़रूर है, समाधान आज तक नहीं हुआ है किसी का। अब सर, आज तक पर आज मैंने खबर पढ़ी और सूत्रों के हिसाब से ये खबर थी कि जो अकाली दल है और भारतीय जनता पार्टी है, उनके बीच में पंजाब में समझौता वार्ता सफल नहीं हो पाया। अब वो लोग अलग-अलग चुनाव में लड़ेंगे। तो क्या इसको हम लोग किसानों के होने वाले आंदोलन के संदर्भ में या पुराने आंदोलन के संदर्भ में देख सकते हैं? क्या इसका प्रभाव हरियाणा पर भी पड़ेगा? आपका आकलन बिल्कुल ठीक है। किसान आंदोलन की वजह से ही दोनों के बीच का संपर्क टूटा था। पहले से ही अकाली दल भाजपा से कुछ खुश चल रहा था। उसके बाद संबंध किसान आंदोलन की वजह से टूट गया। अब ये किसान आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है। इस किसान आंदोलन के ढांचे में और पिछले किसान आंदोलन के ढांचे में थोड़ा फर्क है। उसके बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए। पिछली बार जो नेता थे, जैसे चढ़ूनी थे, उग्रहा थे, टिकैत बंधु थे, ये लोगों के नाम और चेहरे इस आंदोलन में नहीं दिख रहे हैं। दरअसल ये लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं है उस तरीके से। इसका नेतृत्व नए तरह का नेतृत्व है और जिस समन्वय समिति की तरफ से ये आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें केवल किसान संगठन ही शामिल नहीं है, बल्कि उसमें मजदूर संगठन भी शामिल है। उसमें बड़ी-बड़ी मजदूर यूनियन, भारतीय जनता पार्टी की मजदूर यूनियन को छोड़कर बाकी मजदूर यूनियनों की नुमाइंदगी उसके अंदर है। चूंकि गोलबंदी करने वाली ताकत मुख्य तौर पर किसान है, इसलिए इसको किसान आंदोलन कहा जा रहा है। तकनीकी तौर पर यह किसान मजदूर आंदोलन। पिछली बार में मजदूरों की हमदर्दी इनके साथ थी, लेकिन मजदूर लोग उस तरीके से शामिल नहीं थे, उसमें औपचारिक रूप शामिल नहीं थे। इस बार मजदूर यूनियन है, इसमें औपचारिक रूप से शामिल है। तो सरकार के साथ जो बातचीत होगी उसमें मजदूर, मेरा मानना यह है कि मजदूर नेताओं को भी बैठना चाहिए, क्योंकि वो समन्वय समिति में है। और मजदूर नेता जब बैठते हैं तो नेगोशिएशन जो होती है वो एक अलग तरह की होती है, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन की कला में वो जितने माहिर होते हैं, उतने आमतौर पर किसान नेता उतने माहिर नहीं होते हैं। तो ये किसान आंदोलन से निपटने में सरकार को दूसरे तरह की कुशलता दिखानी पड़ेगी। और मैं मानता हूं सरकार के पास इन्हें देने के लिए कुछ है नहीं।
इनकी जो मांगे हैं, जैसे केस वेस वापस लेने वाली बात है, वो सरकार मान सकती है, लेकिन जो एमएसपी देने की बात है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी देने की बात है, उसको कानूनी जामा पहनाने की बात है, ये सरकार किसी कीमत पर नहीं मानेगी, चाहे कुछ हो जाए। और सरकार का ये बिल्कुल खुला रवैया है कि अगर हमने ऐसा किया तो पूरी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। सरकार कहती रही है और उस बात को 50 बार वो कह चुके हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सरकार इस मामले में कुछ सोचती भी है तो उसको रोक देगा ये काम करने से। एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ये काम सरकार को नहीं करने देगी। अब दिक्कत ये है कि पिछली बार 6 महीने आंदोलन करने के बाद जो दबाव पैदा हुआ था, इस बार 15 दिन में ही दबाव बन जाएगा उतना, क्योंकि चुनाव सिर पे है बिल्कुल। इस बार 6 महीने आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसान 6 महीने का राशन जमा कर रहे हैं, वो अंगद के पैर की तरीके से जमेंगे फिर से। तो ऐसा होगा तो एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जिससे निकलना सरकार के लिए कुछ मुश्किल साबित हो सकता है। अब ये दूसरी बात है कि हर आंदोलन में ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जो कि अंडर कवर एजेंट होते हैं सरकार के। आजकल मुझे ये शब्द बहुत प्रिय हो गया है, मैं अक्सर इस शब्द को कई संदर्भों में इस्तेमाल करने लगा हूं। तो ये अंडर कवर एजेंट होते हैं सरकार के। इस आंदोलन में भी अगर ऐसे हुए वो लोग, तो फिर वो सरकार के साथ समझौता कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तब देखिए क्या होता है। अभी तो वो उनके चेहरे साफ नहीं है। तो सरकार 5 किलो अनाज देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमएसपी देने में दिक्कत है, ये बात तो बिल्कुल अब साफ है। नहीं, देखिए अभी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मेरे साथ एक कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त किसान आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम बताई गई थी कि अगर एमएसपी दे दी सरकार ने तो इतना पैसा लग जाएगा। उन्होंने कहा ये गलत रकम बनाई, ये असाधारण रूप से बड़ी रकम इसकी उछाली गई थी ताकि ये ऐसा माहौल बन सके कि किसानों की ये मांग जो है मानना असंभव है। ये शायद 2 लाख करोड़ रुपया ही सरकार का इसमें खर्च होगा अगर वो सारी फसलों पे एमएसपी दे देती है सरकार। और ये बिल्कुल ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये रकम इतनी बड़ी नहीं है कि सरकार उसको किसानों के हित में खर्च ना कर सके। फिर उन्होंने दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो रिपोर्ट्स हैं उसका हवाला दिया कि किस तरह भारत के किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। सरकार बिल्कुल उनकी मदद नहीं कर रही, जबकि सारी दुनिया में खेती का क्षेत्र इस पूंजी वो भरते हुए पूंजीवाद और टेक्नोलॉजी और उद्योगवाद के दायरे के माहौल में इसलिए जिंदा है क्योंकि सरकारें उन्हें सब्सिडी देती हैं, सरकारें उन्हें बड़े पैमाने में मदद देती हैं। लेकिन भारत की सरकार ने किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार एक बार मन बना ले और इस प्रकार की लॉबी से कह दे कि अब आपकी बात हम नहीं मानेंगे, तो वो किसानों को ये मदद नहीं दे सकती। आनंद सर, ये जो निर्मला सीतारमण है वो एक श्वेत पत्र लेकर आई संसद में, मैं उसकी प्रमुख आर्थिक पहलू की तरफ ध्यान नहीं ज़्यादा देना जा रहा हूँ, पर मेरा प्रश्न ये है कि ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कि क्या उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि उन्हें साबित करना है कि हमने आर्थिक मोर्चे में बहुत अच्छा काम किया है और यूपीए के समय में पूरी चीजें बर्बाद हो रही थी? आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है? मैं कमल जी 2 चीज, एक तो उसमें मैं ऐड कर दूं, ये जो किसान, ध्यान रखिएगा पिछला जब किसान आंदोलन हुआ था तब तक ये अग्निवीर वाला बहुत मामला जोर नहीं था। इस बारे में अग्निवीर वाला आया और ये खास करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के गांव में ये एक साथ चलते हैं। मतलब ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, जवान और किसान। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, पंजाब में खास करके एक भाई अगर फौज में काम कर रहा है तो कुछ लोग घर किसानी कर रहे हैं। तो वो अग्निवीर वाले से जो धक्का लगा है वो एक ऐसी बड़ी बात है जिसका मुझे नहीं मालूम उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभय भाई ने कहा कि मजदूरों का इस बार बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है। मेरा अपना मानना यह है कि ये जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल और जो वो होते हैं, वो कहीं मेरी जानकारी ऐसी है कि वो भी कहीं ना कहीं इनको अपना अभी तो मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं या उनकी मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक्टिव होकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मामला ऐसा मुश्किल हो जाएगा कि ट्रेन डिसिप्लिन 55 साल, मतलब 35 साल में रिटायर हो जाते हैं, 40 से 60 वर्ष का एक वर्ग अगर आके इसमें जुड़ जाता है तो थोड़ा मुश्किल पैदा करेगा। मैं सिर्फ ये ऐड कर रहा था। मैं जहां तक आपने निर्मला सीतारमण जी की बात बताई,
अब भाई ये अजीब सी बात है। अब अगर जनरली क्या होता है कि इस समय आप अगर किसी दुकान पे जाएँ, तो सेल लगी होगी गरम कपड़ों की। गरम कपड़े अब मामला खत्म हो रहा है ना, और नए कपड़ों की सूती कपड़े अब अगले 1 महीने में आ जाएँगे। तो ये कुछ ऐसा मामला है कि जब इनकी सरकार 5 साल पूरे कर रही है, आखिरी जब चरण था लोकसभा का, 2 या 3 दिन बाकी थे उस जिस दिन उन्होंने किया, उस दिन आपको व्हाइट पेपर की याद आई। मतलब ये तो ये अद्भुत चीज़ इन्होंने की है। भाई व्हाइट पेपर तो आदमी तब देता है कि ये मैं अगले 5 साल का मेरा ये वो है। आप ये तो मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं ना, ये मैनिफेस्टो नहीं है। दूसरा 2004 से 2014 में आप जितना नेम शेमिंग कर लें मनमोहन सिंह की, मुझे नहीं लगता है कि मनमोहन सिंह को निर्मला सीतारमण या मोदी जी का सर्टिफिकेट चाहिए कि इकोनॉमी हम सब लोग हालाँकि जब डब्ल्यूटीओ से वो हुआ था, जब ये खुलने लगा था बाज़ार, हम व्यक्तिगत रूप से हम सब लोग उसके अगेंस्ट थे। हम सब लोगों ने उसके अगेंस्ट आंदोलन में भाग लिया। लेकिन अब अगर आज देश में जो भी आ गई है इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, उसमें मनमोहन सिंह का एक बड़ा रोल था। मनमोहन सिंह जहाँ से भारत की आर्थिक स्थिति जो हो गई थी, वहाँ से खींच के जहाँ लाए थे, और ये आज की बात नहीं है, नरसिम्हा राव ने उनको पहचाना था। नरसिम्हा राव ने जानबूझ के एक ऐसे व्यक्ति को देश की उस समय वित्त मंत्री बनाया था कि वो इससे निकाल पाएँ। कांग्रेस में भी मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ था कि सोनिया गांधी बन नहीं रही थी, किसी पॉलिटिकल को देने का वो नहीं था। मेरे ख्याल में देश के लिए इससे बेहतर उस समय अल्टरनेटिव, हालाँकि व्यक्तिगत रूप से मैं हरदम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करता हूँ। लेकिन शायद मनमोहन सिंह उस द चौराहे पे जब उन्होंने बागडोर ली, उससे अच्छा कोई नहीं था। अब आप मनमोहन सिंह को आज अगर गाली दे रहे हैं, 5 मिनट पहले पीएम मोदी साढ़े 3-4 मिनट की एक भाषण दे रहे हैं, विदाई भाषण, उनकी वाहवाही कर रहे हैं, कसीदे गाड़ रहे हैं, और उसी के 4 मिनट बाद आपके कि वित्त मंत्री उनको बता रही हैं कि वो कितना 2004 से 2014 में कितना खराब काम किया, जिससे उन्होंने कितने अच्छे काम किए। तो मतलब उस काम का अगर पूरा ब्यौरा किया जाए, मुझे लगता है ध्यान भटकाने के लिए है कि आप व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर में फँसे रहिए। असली जो दिक्कतें हुई हैं, बेरोज़गारी, महँगाई, हम सब इसको झेल रहे हैं। ये कोई ग गाँव का गरीब आदमी नहीं। आज मैं भी जब गाड़ी में डीज़ल भराना होता है, पेट्रोल भराना होता है, तो मैं भी अब देखता हूँ कि भाई एक बार में सारे काम करके आ जाओ। ये नहीं था कि पहले। तो उसकी मार हर हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं है जिसकी इस महँगाई की मार नहीं हुई। हर एक की एफडी टूटी है। अगर हम जिस उम्र में हैं, सबने एफडी करके रखी थी, सबकी एफडी टूटी है। तो ये उसपे कोई इनका वो नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए ये सब कहा जा रहा है, इसके अलावा और जी। आखिर में मैं आप दोनों लोग की टिप्पणी चाहूँगा जो अभी सर्वेक्षण आए पिछले हफ्ते, और जिसमें ये कहा गया, मैंने इंडिया टुडे वाले सर्वेक्षण को फॉलो किया, जिसमें कहा गया कि एनडीए को 335 सीटें मिलेंगी। तो अभय सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या इसे हम नरेंद्र मोदी के अधिकतम प्रदर्शन के रूप में देखें, और या कहें कि जो बाकी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, वो इससे आगे बढ़ने के लिए हैं, या फिर इसमें कुछ गिरावट भी हो सकती है? आप कुल मिलाकर इस सर्वेक्षण पे आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, सर्वेक्षण चूंकि इस वक्त विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष जो अपेक्षित था वो एकता नहीं कर पाया, वो तो उसकी वजह से हो सकता है ये सर्वेक्षण के आंकड़े सही साबित हो जाएं। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मैंने इतने प्रांत आपके सामने गिनाए। इन तमाम प्रांतों में, और वो असम में, एक हद तक असम में, इन तमाम प्रांतों में भाजपा और एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये जो जयंत चौधरी को जिस तरीके से मिलाया गया है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में सीटों को अधिकतम करने की जो कोशिश है, उसके पीछे ये एक बड़ा फैक्टर है इसके पीछे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से तो नहीं हो पाएगी, गुजरात से नहीं हो पाएगी, उसकी भरपाई हरियाणा से नहीं हो पाएगी। और हाँ, एक और प्रदेश मैंने छोड़ दिया, झारखंड। अब आप देखिए कितने प्रदेश हो गए, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, ये करीब 7-8 प्रांत हैं जिन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो परिणाम निकाले थे, उनमें कुछ कमी उनमें कुछ घट सकता है, वो कुछ सीटें वहां पे कम हो सकती हैं, और इनके पास दूसरी जगह नहीं है जहां से उनकी भरपाई हो,
केवल उत्तर प्रदेश में ही वो जगह है। तो अगर जितनी इन्होंने सीटें पिछली बार प्राप्त की थी, उतनी सीटें उन्होंने फिर से प्राप्त कर ली सभी जगहों पर, और उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ा ली, तभी उनकी सीटें बढ़ पाएंगी। जो बढ़ी हुई सीटों का दावा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो तभी कर पाएंगे। आनंद सर, विपक्ष की राजनीति के संदर्भ में आप इसे कैसे देखेंगे? उनके लिए कुछ संभावनाएं बची हैं? नहीं, मैं इसी को ऐड कर दूं। जितना मैं समझ पा रहा हूं, देखिए ऐसा है ना कि लोग कहते हैं फोरकास्ट करिए, बताइए कितनी सीटें। नहीं, दो चीजें हैं जो मैं समझ रहा हूं। भाजपा की क्लियर मेजोरिटी नहीं आ रही है, इसलिए भाजपा अब नया टर्म यूज कर रही है कि अब एनडीए कितनी सीटें आएंगी। मैं कल किसी एक ऐसे व्यक्ति जिनका भाजपा के प्रति बहुत आग्रह है, उनको वो मेरे ऑफिस आए थे, वो कागज पे गिना रहे हैं, कागज पे नहीं आ रही है भाजपा की सीटें। फिर वो कहते हैं एनडीए। तो मैंने उनसे कहा एनडीए में कौन? आपका एनडीए में साथी तो तीन ही है ना, जेडीयू, शिवसेना का टूटा हुआ हिस्सा, एनसीपी का टूटा हुआ हिस्सा, इसके अलावा एनडीए और कौन है? क्योंकि अपना दल तो आपके साथ यहाँ था। आप मुझे पांचवी छठी पार्टी बता दीजिए इनका एनडीए का साथी। अब एनडीए बोलते हैं, तो जेडीयू की 16 तो नहीं आनी है। अब जेडीयू की 2 आएंगी कि 15 आएंगे, लेकिन 16 नहीं आनी। शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है, उसकी भी, जो शिवसेना को पिछली बार 19 या 20 सीट जो मिली थी, वो उनको आनी नहीं है, ये तो तय है। उसी तरह से एनसीपी की भी, जो पिछली बार शायद 3 या 4 सीटें थी, 4 सीटें थी टोटल एनसीपी की। अब अजीत पवार को उतनी सीट देंगे नहीं। मैं सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूं, इनके पुराने 2 बड़े साथी एआईएडीएमके और अकाली दल आज इनके साथ नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस, देखिए ये सारी लड़ाई अंत में जाके राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में है। कांग्रेस को अच्छा करना पड़ेगा अगर उसको बीजेपी को के लिए मुश्किल पैदा करनी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कांग्रेस 100 पार करती है तो बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, अगर 100 पार करती है। अब वो 100 का आंकड़ा पार करेगी नहीं करेगी, उसमें बहुत इफ एंड बट है, लेकिन अगर 100 पार करेगी तो कांग्रेस के, तो बीजेपी के लिए 272 का अंक छूना मुश्किल है। आज की बातचीत के लिए आप दोनों लोगों को धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में आनंद वर्धन जी और अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज के कार्यक्रम को मैं ये समाप्त करता हूँ। नमस्कार।